हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीएसई 2023 के हिंदी मीडियम के सेकंड टॉपर अर्पित कुमार की जीएस मेंस की कॉपी डिस्कस करेंगे। उसका रिव्यू करेंगे कि कैसा यूपीएससी टॉपर लिखते हैं, यूपीएससी जो पास करते हैं वो कैसा लिखते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये विजन पर अर्पित कुमार ने टेस्ट लिखा था। ये मॉक टेस्ट हैं मेंस के, और ये इन्होंने लिखा था 9/12/2022 में। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, हालांकि नियत अवधि का रोजगार यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों को हल करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद में इन्होंने आंसर शुरुआत किया। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया 2-3 लाइन में, और उसके बाद में इसको मेन बॉडी स्टार्ट की आंसर की। ठीक है, तो इन्होंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन में कि नियत अवधि का रोजगार होता क्या है। तो 2 लाइन में इन्होंने इसकी परिभाषा दी और एक एग्जाम्पल दिया कि गिग वर्कर्स नियत अवधि के रोजगार यानी फिक्स टर्म के, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कि भाई कुछ समय के लिए आप काम करोगे और जैसे ही आपका जो टारगेट है वो फिक्स या फिर ख़त्म हो जाता है, आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं नियत अवधि या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के कुछ मुद्दे हल करने के तरीके बताए। इसमें इन्होंने 2 पार्ट में आंसर को बांटा, नियोक्ता और एक तरफ कर्मचारी। नियोक्ताओं के संदर्भ में जो हल करने के मुद्दे के तरीके हैं वो क्या हैं, इन्होंने लिखा है, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, अनुबंधों में लचीलापन, लक्ष्योन्मुखी कार्मिकों की उपलब्धता, कार्मिक लागत की में कमी, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन। और दूसरी तरफ कर्मचारियों के हल करने के तरीके क्या हैं मुद्दों के, तो वो लिखे हैं इन्होंने, बड़े पैमाने पर रोजगार की उपलब्धता, रोजगार की स्थिरता। ठीक है, फिर मून लाइटिंग जैसे उद्यम संभव। ओके, फिर इसके बाद में कार्य में विविधता यानी वर्क में डाइवर्सिटी। ओके, चलिए अगला पेज है। अगले पेज में इन्होंने लिखा है, हालांकि नीति आयोग के एक अनुसंधान पेपर में यानी रिसर्च पेपर में, नीति आयोग के एक रिसर्च पेपर में इसके साथ जुड़ी कुछ चिंताओं का वर्णन किया गया है। किससे जुड़ी, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उससे जुड़ी चिंताएं क्या क्या हैं, जैसे किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का उपलब्ध ना होना। ओके, सेकंड जो चिंता जताई गई वो ये कि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरी, श्रमिकों की कुशलता में नियोक्ताओं द्वारा निवेश न किया जाना। चौथा, अधिकांश भारतीय श्रमिकों में डिजिटल जागरूकता का अभाव। पांचवा, लघु अवधि में बेरोजगारी का बढ़ावा मिलना, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलना। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ चिंताएं, फिर इन्होंने आगे की राह में बताया, मतलब कि आगे की राह कि क्या होना चाहिए, आगे सुझाव दिए इन्होंने। तो सुझाव में लिखा है, श्रमिकों के कौशल विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। दूसरा, एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अंत में निष्कर्ष के रूप में इन्होंने लिखा है कि संस्थागत सुधारों के साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भारत में रोजगार संकट को हल कर सकता है। ओके, तो ये 10 मार्कर का क्वेश्चन था। 150 शब्द लिखने होते हैं, तो उतने कम शब्दों में बहुत अच्छा आंसर लिखा उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर हाउसिंग पर केंद्रित एक कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्रक भारतमाला परियोजना या भारतमाला प्रोजेक्ट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। यदि आप भी मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं या फिर मेंस एग्जाम को मतलब लिखने जा रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए पूरा। भले ही 1 मिनट आपका चला जाए, लेकिन यदि आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो उसको लिखने में कम समय लगेगा आंसर को। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेयर हाउसिंग पर केंद्रित एक कुशल लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक भारतमाला परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। ओके, तो इसके आंसर में इन्होंने लिखा है, भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सड़क आधारित परिवहन 60% लॉजिस्टिक व्यय हेतु जिम्मेदार है। एक इन्होंने डाटा दे दिया करंट का। इसके बाद में वेयर हाउसिंग केंद्रित कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वेयर हाउस बड़ी मात्रा में उत्पादों के संग्रहण की व्यवस्था प्रदान करते हैं तथा
उत्पादों की आयु वृद्धि में भी सहायक होते हैं। दूसरा, भारतमाला परियोजना की सफलता हेतु महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो भारतमाला परियोजना सड़क के माध्यम से परिवहन की संकल्पना है, ये इन्होंने परिचय सा दे दिया इसका। इसके बाद में वेयर हाउस संपूर्ण भारत में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग द्वारा सामान की उपलब्धता सड़क लॉजिस्टिक को कुशलता व दक्ष बनाएगी, वाहनों की परिचालन लागत में कमी आएगी। इसके बाद निष्कर्ष लिखा है, इस प्रकार कुशल वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक सड़क मार्ग के साथ साथ भारतमाला परियोजना को भी सफल बनाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर है इनका। तीसरा आंसर देखते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप यदि इसको पूरी कॉपी को पढ़ना चाहते हैं तो या तो वीडियो को रोक रोक के कॉपी पढ़ लीजिए पूरी, या फिर इस कॉपी की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ऑनलाइन IAS के नाम से, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, सिंचाई निर्धारण यानी इरिगेशन शेड्यूलिंग पद से आप क्या समझते हैं। इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों का वर्णन करते हुए इसे खेत स्तर पर लागू करने के सक्षम आने वाली कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। आप इसका आंसर देख लीजिए, ये इसका अगला वाला पेज है। फिर ये चौथा क्वेश्चन है, यद्यपि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों की भागीदारी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बताया गया था, तथापि इसके कार्यान्वयन के बाद कई चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, चर्चा कीजिए। ये इसका आंसर इन्होंने लिखा है, कुछ फैक्ट यहाँ पर डाले इन्होंने आंसर में। इस इनका पांचवा क्वेश्चन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने समकालीन पर्यावरण युग की शुरुआत की जो पर्यावरणीय गवर्नेंस में एक आदर्श बदलाव लाया और उसने बहुआयामी पर्यावरणीय व्यवस्था के लिए एक दिशा प्रदान की, विवेचना कीजिए। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन था, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था, और जिसमें UNFCCC, UNFCCC और CBD जैसे प्रावधान आए थे, तो उस पर ये क्वेश्चन था। देखिए, कुछ दोस्त क्या है अभी नए हैं और हर बार मतलब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग करने से उनको डर लगता है। जैसे ही वो कॉपी पेन उठाते हैं उनका हाथ कँपने लगता है, पेन आगे ही नहीं बढ़ती। और सबसे बड़ी दुविधा तो तब होती है, सबसे बड़ा डर तब लगता है जब पहली लाइन लिखनी हो या पहला शब्द लिखना हो, तो क्या लिखें। पढ़ तो इतना सारा लिया हमने, 2-2, 3-3 हज़ार वर्ड्स पढ़ लेते हैं एक एक टॉपिक पर, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। ओके, तो ऐसे में फिर क्या ना, डिमोटिवेट से होने लगते हैं कि इतना पढ़ लिया, ये आंसर लिखा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। तो आप इस कॉपी से कंपेयर मत कीजिए अपना आंसर, यदि आप इस कॉपी से, क्योंकि ये कॉपी मैच्योर पर्सन ने लिखी है। मैच्योर पर्सन इन द सेंस कि जो व्यक्ति प्री पास कर चुका है, अपनी तैयारी के चरम स्तर पर पहुंच चुका है, ठीक है, और मेंस लिखने से जस्ट पहले का टेस्ट है ये। तो आप पहले बार जब आंसर लिखेंगे तो आप इससे तुलना करेंगे तो डिमोटिवेट होना लाजमी है, फिर जाहिर है कि आप डिमोटिवेट होंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि यदि आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए अपने 200 वर्ड का या 250 वर्ड जो भी लिखने आंसर के लिए अपने इनफ माने कि भाई मैं 250 वर्ड का आंसर लिखूंगा, लेकिन आप जैसे ही लिखने बैठे आपको 50 शब्द से ज़्यादा उस टॉपिक पर आ ही नहीं रहे हैं, पढ़े आपने 3000 हैं उसके बावजूद भी, तो आप कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन आप 50 वर्ड ही लिखिए, ठीक है। और फिर सेकंड डे होगा आपका कि 50 से 60 वर्ड हो जाएंगे, 70 वर्ड हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 4-5 दिन में आप एक आंसर लिखने का तरीका डेवलप कर लेंगे। 1 वीक लग सकता है, 1 वीक में आप पूरा आंसर लिख लेंगे। दूसरा, हर बार उस आंसर को लिखिए, पहले दिन आपने 50 शब्द लिखे, दूसरे दिन 60-70 लिखेंगे, तीसरे दिन 100 वर्ड लिखेंगे, चौथे दिन 150, पाँचवें दिन 200 और छठवें 7वें दिन आप उत्तर के पूरे 250 वर्ड्स कर लेंगे और साथ ही साथ एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। एवरेज जो आंसर होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 7 दिन में आप एकदम से परफेक्ट मॉडल आंसर टाइप लिख देंगे, तो वो तो शायद धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस से, लेकिन यदि आप पहला आंसर लिख रहे हैं तो आप अपने आप से संतुष्ट हो सकेंगे 6-7 दिन में ही, 1 वीक में। और फिर आपको एक 6-7 दिन बाद ये होगा कि आप जब दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठेंगे
तो आपके साथ जो पहले आंसर में दुर्गति हुई थी, दुर्गति मतलब कि डर लग रहा था या फिर पूरा आंसर नहीं लिख पाए थे, तो दुर्गति मान सकते हैं इसको। तो आपके साथ जो हेजिटेशन की प्रॉब्लम हुई थी पहले आंसर में, वो दूसरे तीसरे आंसर में जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे आप में खुद में, तो फिर वो हेजिटेशन आपकी दूर होती जाएगी। ठीक है, तो आप आंसर लिखना बिल्कुल स्टार्ट करिए। यदि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, आप किसी टॉपर्स की कॉपी से तुलना मत कीजिए। टॉपर्स कॉपी जस्ट आपको एक दिशा देने के लिए कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है एटलीस्ट, या फिर इससे और बेटर करने की कोशिश करना है। ठीक है, कम से कम इस लेवल तक तो पहुंचना ही हो। इस लेवल तक पहुंचने के लिए 1-2 आंसर या फिर 10-20 आंसर लिखना पर्याप्त नहीं होगा, कई सारे आंसर लिखने होंगे डेली बेस पर। ठीक है, कई सारे टेस्ट देने होंगे, उसके बाद में ये आपका लेवल आ पाएगा। ठीक है, यदि आप पहले दूसरे दिन या फिर 2-4-20 आंसर लिखकर सोचे कि मैं इस स्तर तक पहुंच जाऊं, तो बहुत ही कठिन है, असंभव मान सकते हैं आप इसको, असंभव है। ठीक है, तो इससे आप डिमोटिवेट ना हो, इससे तुलना करें, लेकिन इसका चीज़ ये देखा कि इसमें से हम कितना परसेंट अपने आप अपने उत्तर में लिख पा रहे हैं। कितना परसेंट का मतलब कि कुछ भाषा इससे मिल रही है कि नहीं मिल रही, कुछ फ्लो चार्ट वगैरह हम यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अपने आंसर में डेली डेली जब जब आप लिखा करें तब तब आप इम्प्रूवमेंट के लिए एनालिसिस किया करें, खुद ब खुद मूल्यांकन किया करें। दूसरे अपने दोस्त कोई अगर आस पड़ोस का है तो उससे मूल्यांकन करवाएं। क्यों? क्योंकि खुद का आंसर लिखकर खुद ही चेक करने में कभी कभी ये होता है कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लेते हैं। मतलब ठीक है का मतलब कि ठीक है अगली बार कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप अगर किसी अपने दोस्त से चेक करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से कमियां निकालेगा। उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके आंसर में कमियां ही निकालना है, उसका मतलब ये होगा कि वो कमियां तो निकालेगा लेकिन आपको सुधार दिखाएगा कि भाई ये सुधार आप कर सकते हैं, ये सुधार आप कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कमियां दिखाकर आपको डिमोटिवेट महसूस कराना हो, डिमोटिवेट फील कराना हो। ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। यदि आप डर रहे हैं तो टुकड़ों में आंसर लिखिए, एटलीस्ट करिए पर स्टार्ट। ठीक है, आप 2-4 आंसर लिखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम धीरे धीरे 9 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए, और ये क्वेश्चन था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों पर प्रकाश डालिए और इसके उत्पन्न चिंताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने टू द पॉइंट मतलब लिखा है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सर हम पैराग्राफ में लिखें या फिर पॉइंट वाइज लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं तो कहाँ बनाएं, कितने बनाएं, एक आंसर में एक बनाएं या एक से अधिक बनाएं। ठीक है, या फिर जो ट्रेडिशनल अपना सेंस है आंसर लिखने का कि पहले इंट्रो फिर मेन बॉडी फिर कंक्लूजन, क्या सभी आंसर में ये फॉर्मेट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप टू द पॉइंट के, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन आंसर का मेंस में, तो वो टू द पॉइंट का ज़्यादा है। तो आप मैक्सिमम आंसर टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, उसमें फ्लो चार्ट डालने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर अनिवार्य है वहाँ पर तो ज़रूर ही डालिए, और यदि जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर डल सकता है तो वहाँ भी फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ करिए। ठीक है, और कुछ आंसर ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर पॉइंट वाइज मतलब टू द पॉइंट के अलावा या पॉइंट वाइज के अलावा पैराग्राफ में ज़्यादा अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। तो आप निश्चिंत होकर वहाँ पर पैराग्राफ का यूज कीजिए। यूपीएससी ने ऐसी कोई रूल बुक जारी नहीं की है कि जिसमें कहा हो कि आप पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे तो टू द पॉइंट या फिर जो पॉइंट वाइज आंसर है उसकी तुलना में आपको कम नंबर या एवरेज नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर जिस क्वेश्चन का आंसर जिस फॉर्मेट में ज़्यादा सटीक तरीके से लिखा जा सकता है, ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से लिखा जा सकता है, उस फॉर्मेट को आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप टू द पॉइंट में ही लिखने की कोशिश कीजिए या फिर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि जो ट्रेड जिस समय चल रहा होता है उसमें अमूमन ज़्यादा अंक मिलते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होता है अपेक्षा की प्रीवियस ईयर ट्रेंड की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसल पद्धति को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए उभरती कृषि पारिस्थितिकी चिंताओं के संदर्भ में इसे संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ये इन्होंने फसल पद्धति बताई है, गेहूँ चावल, गेहूँ सरसों, गन्ना, नकदी फसलें। फसल पद्धति को प्रभावित करने वाले कारकों में इन्होंने पर्यावरणीय कारक, राजनीतिक कारक, बाजार में मांग, फिर इसके बाद में कृषि पारिस्थितिकी के समक्ष चिंताएं,
ये पर्यावरण का दोहन, उपज में कमी, मोटे अनाजों का उपेक्षित होना, दालों तथा अन्य फसलों को उपयुक्त स्थान न मिलना, किसानों की आय असुरक्षित, इसके बाद में संशोधित करने की आवश्यकता। तो कुछ इन्होंने सुझाव दिए हैं और उसके बाद में निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इस आंसर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जहां हाल के वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बजटीय सुधारों के कारण सरकारी व्यय का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ है, वहीं कुछ ऐसे भी मुद्दे विद्यमान हैं जिनका समाधान किया जाना अभी भी बाकी है, विवेचना कीजिए। मतलब क्वेश्चन का सेंस ये है कि बजटीय सुधार सराहनीय है, अच्छे हैं सरकार द्वारा किए गए प्रयास, लेकिन कुछ अभी भी चीज़ें छूट गई हैं और तो उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये बस बताना है इस आंसर में। ठीक है, और साथ में ये भी बता देना कि बजटीय सुधार कौन कौन से हुए हैं जो सराहनीय हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट आंसर का, ये सब 250 वर्ड के आंसर स्टार्ट हो गए हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के सृजन हेतु नवाचार और संसाधन दक्षता का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में सूचीबद्ध उपायों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने भारत में जैसे आंसर लिखा है, भारत में रेलवे यात्री साधन तथा माल भाड़ा परिवहन का मुख्य परिवहन माध्यम है। ठीक है, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के बारे में कुछ इन्होंने डिस्कशन किया है और इसके बाद में संसाधन दक्षता क्यों आवश्यक है उस पर कुछ लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद में एक छोटा सा निष्कर्ष। निष्कर्ष आप जब भी लिखें, निष्कर्ष संतुलित होना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि कुछ फेंकू टाइप का कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना, उस तरीके कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो जाएगा। आप एक संतुलित उत्तर लिखिए, जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमी है तो वहाँ पर बहुत सॉफ्ट तरीके से कमी बताते हुए या आलोचना करते हुए और उसके समाधान को बता देना है। ठीक है, यानी कि कमी है, दिख रही है कमी है, फिर भी हम सुधार की कोई बात नहीं करते हुए उसकी सराहना किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, न्यूट्रल होते हुए एक संतुलित निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए हर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा कीजिए, साथ ही कृषि दक्षता में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने की इसकी क्षमता का उपयोग करने में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने वही इंट्रो लिखा है, फिर उसके बाद में महत्व लिख दिया, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व। ठीक है, पॉइंट वाइज, और इसके बाद में प्रौद्योगिकी मतलब कृषि में प्रौद्योगिकी के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में इन्होंने लिखा है, और उसके बाद में कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है उन चुनौतियों को, और फिर निष्कर्ष दिया है। वही हर सेम फॉर्मेट, बस टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो इसका फ़ायदा मिलता है ना। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो परीक्षक को भी परेशानी होगी आपके आंसर को पढ़ने में, और फिर आपको एवरेज मार्किंग या बिलो एवरेज मार्किंग मिल सकती है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिजिटल रूपांतरण के बावजूद अभी भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए, साथ ही इनके समाधान हेतु उपायों के सुझाव दीजिए। मतलब पहले तो कुछ कमियां बतानी है पीडीएस में, है ना, चुनौतियां क्या हैं उसके समक्ष, उनका वर्णन करना है, और उन चुनौतियों को कैसे समाधान किया जा सकता है, या उन चुनौतियों के लिए समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, ये बताना है पूरे उत्तर में। ठीक है, तो पहले इन्होंने लिख दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जिक्र किया, इसके बाद में डिजिटल रूपांतरण के बारे में इन्होंने बताया, और फिर चुनौतियां बता दी। चुनौतियां बताने के बाद में कि समस्या क्या क्या ये बता दिया, है ना, और फिर लास्ट ये समाधान बता दी। समाधान के बाद में निष्कर्ष दे दिया कि पीडीएस 2.0 भारत को पोषण सुरक्षा तथा आय सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाहनों के लिए ईंधन दक्षता विनियमों के संबंध में विद्यमान
विभिन्न चिंताओं पर चर्चा कीजिए, साथ ही इस संदर्भ में किए जा सकने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये लास्ट में इन्होंने उपाय बता दिए। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन 17वें नंबर का। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 जो है वो 150 वर्ड्स के होते हैं और 10 250 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है, यानी 10 नंबर के होंगे और 10 15 नंबर के होंगे। ऐसे 250 नंबर का पेपर आता है टोटल। अगला क्वेश्चन है, शहरी आग यानी अर्बन फायर भारतीय शहरों में चिंता का एक गंभीर कारण बनती जा रही है। इस संदर्भ में भारत में शहरी आग के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। भारतीय शहरों में मजबूत अग्निरोधी क्षमता के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, जब ये लिख रहे थे या ये टेस्ट लिख रहे थे 2022 में, तो उसी के आसपास दिल्ली में संस्कृति IAS कोचिंग जो है उसमें आग की घटना सामने आई थी। और न केवल संस्कृति IAS में, दिल्ली में ऐसे तमाम केसेस हर दूसरे चौथे दिन निकल के आते हैं कि भाई आज इस दुकान में आग लग गई, कल उस होटल में आग लग गई, कल किसी और हॉस्पिटल में आग लग गई, कहीं गुजरात में कोई केस निकल के आता है, कहीं मध्य प्रदेश के किसी शहर में कोई, कहीं यूपी में, कहीं बिहार में, कहीं किसी रेलगाड़ी के डब्बे में आग लग गई। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो लचर दिखती हैं जो अपना अर्बन मैनेजमेंट है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो इसी संदर्भ में शहरी आग का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है कि शहरी आग कैसे चिंता का विषय बनती जा रही है और हमारे यहाँ पर या फिर जो शहरों में, भारतीय शहरों में मजबूत अग्निरोधी क्षमता के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, यानी कि अभी है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से, तो उसके बारे में हमें बताना है कि कौन से ऐसे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि जो ये शहरी आग है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये इन्होंने आंसर लिखा है, शहरों में हीट डोमों का निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण में मानक संरचना को न अपनाना, ये कुछ प्रमुख कारण है जो शहरी आग में को बढ़ावा देते हैं। अग्निशमन ढांचे का कमजोर होना, भवनों में मौजूद विद्युत संयंत्रों का खराब रख रखाव। अगला, मजबूत अग्निरोधी क्षमता हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों। तो इन्होंने उपायों में क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भवन निर्माण में मानक संरचना को ध्यान में रखने की प्रतिबद्धता तक एक ऑडिटिंग बॉडी का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है कि शहरों में हरित मार्गों तथा पार्कों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, अग्निशामक दल को आधुनिक प्रशिक्षण व तकनीक उपकरणों के से युक्त किया जाना चाहिए। चौथा, विद्युत संयंत्रों के रखरखाव हेतु नियमावली का निर्माण किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, यातायात प्रबंधन में निवेश करना जिससे अग्निशमक दल के प्रतिक्रिया समय में कमी आ सके। ठीक है, और अंत में निष्कर्ष लिखा, इस प्रकार सतत शहरी विकास हेतु अग्निरोधी क्षमता को विकसित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन भारत में सीमा प्रबंधन के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही भारत में ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। तो ये इन्होंने भाई कि पहले थोड़ा इंट्रो दे दिया, उसके बाद में मेन बॉडी लिखी कि सीमा प्रबंधन के समक्ष क्या क्या खतरे हैं, और उसके बाद में ये सब खतरे ही बताए हैं इन्होंने, 6 खतरे लिख दिए। उसके बाद में ड्रोन के उपयोग के विनियमन करने हेतु किए गए उपाय। तो ड्रोन निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है, ड्रोन का वर्गीकरण उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन की उपस्थिति पर सुरक्षा बलों का ड्रोन नष्ट करने का मैंडेट जारी किया गया है। ठीक है, हाल ही में ड्रोन के लाइसेंस को नियमित किया गया और ड्रोन के आकार के अनुरूप उसका उपयोग परिभाषित किया गया है। फिर लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया है, इस प्रकार बदलते परिदृश्य में ड्रोन एक नया सीमा संकट प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी उचित निगरानी तथा कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए एक वैश्विक ढांचा होने के बावजूद हाल के दिनों में इसमें वृद्धि हुई है, चर्चा कीजिए। साथ ही अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के निहितार्थों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये इनका आंसर है, वह अंतरिक्ष संधि का इन्होंने जिक्र किया 1967 वाली। और ये देखिए, ये 6 पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद में निष्कर्ष।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत में एक मजबूत बायो इकोनॉमी के सृजन में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021-25 द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये इन्होंने आंसर लिखा है। बायो इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? जैविक संसाधनों के मूल्य सृजन से है, जिसमें जैविक पदार्थों का उत्पादन, उपयोग और परिवर्धन शामिल है। ठीक है, ये इनके पॉइंट्स हैं। चुनौतियां वगैरह इन्होंने लिखी हैं पूरी, और ये निष्कर्ष। तो ये थी अर्पित कुमार की कॉपी। ठीक है, और ये इनकी मार्कशीट है, मार्कशीट आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्या आप ऐसी और मतलब टॉपर्स कॉपी की रिव्यू चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं कोई दूसरे टॉपर्स की कॉपी आपको उपलब्ध करा सकूँ, आपको दिखा सकूँ। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।